वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी और यूपी टीईटी के अलावा अन्य कोई भी स्टेट लेवल के टीईटी के एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों बाल विकास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी का लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों सेंट्रल टीईटी और स्टेट लेवल के टीईटी में पूछे गए हैं, उसी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा डिटेल तरीके से। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 16, जिसमें हम बच्चों में सोचना एवं सीखना इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें दोस्तों बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे थार्नडाइट का सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो उन सब के प्रश्नों को किस तरीके से पूछा जाता है इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, और साथ ही साथ www.abhyasgk.com पर भी आप जो है आसानी से इसका थ्योरी नॉलेज ले सकते हो। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या चौथा मूर्त अवस्था जो है संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जब बच्चा पूरी तरीके से तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, मतलब वो क्या रहेगा, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्या होता है, जो पूर्ण रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैंने यहाँ पास एक आयताकार डिब्बा बनाया तो ये क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त। अगर मैं दोस्तों यहाँ पास एक आयताकार डिब्बा ना बनाता और आपको सिर्फ बोलता कि एक आयताकार जो है बॉक्स है, तो आप सिर्फ इमेजिन करते हैं, तो वो क्या होता, अमूर्त होता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों के सोचने में सहायक जो है कारक निम्न में से कौन सा है? तो सहायक कारक कौन सा है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि बच्चों में सहायक कारक जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, निम्नलिखित में से यह मत किसने दिया है? तो बच्चे अपना सोच का सृजन स्वयं करते हैं, तो पियाजे, वेलपॉल, स्किनर, कोहलबर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन पियाजे ने यह कथन कहा है कि बच्चे जो है अपने सोच का सृजन स्वयं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका ऑप्शन तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो बालकों में जो सोचने की जो योग्यता है वो सफल जीवन, अगर जीवन को सफल करना है तो सोचने की जो योग्यता है वो आवश्यक है। ठीक है, तो यह मत किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोर अवस्था या किशोर अवस्था में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पूर्व किशोर अवस्था में जो बच्चा है अमूर्त वस्तु, अमूर्त अभी जैसे मैंने बताया ना, जैसे बॉक्स हो गया, एक पेंसिल, तो पेंसिल तो आप जैसे इमेजिन कर लिए। ठीक है, तो इमेजिन किए तो वो तो क्या है, अमूर्त है, लेकिन वास्तव में आप पहले ही देख चुके हो उसको। ठीक है, पेंसिल को कि कैसे तरीके से दिखता है, तो वो क्या हो जाएगा, मूर्त की जानकारी हो जाएगी। लेकिन कल्पनाशील में क्या होगा, तिरछा डांस करता हुआ जो पेंसिल बोलूँगा तो पेंसिल क्या हो रहा है, आपके दिमाग में डांस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय अमूर्त की स्थिति हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कल्पना करते हैं उस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? तो बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? पहला है रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सोचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तर्क के आधार पर सोचना जो है बच्चे में सोचने की प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है? दोस्तों, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है, तो आप आवश्यक जो तत्व क्या है, भाषा संप्रेषण में निपुणता, दूसरा असीमित कल्पना शक्ति, तीसरा बालक के समक्ष अनेक समस्याएं या उनकी बोलने की गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला, भाषा संप्रेषण में निपुणता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया है? तो दोस्तों जो अधिगम अर्थात सीखने का जो अध्ययन है उसमें एक जो सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, अर्थात किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया है? तो किया है स्किनर ने। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। तो सिखाने की जो गति है उसको स्पीड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? वास्तविक दुनिया को उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया करके। तीसरा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करके। या चौथा, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का पर ध्यान दिया जाए। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही चल चुका होगा दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर बालक या बालिकाओं को दोस्तों जब आप दुनिया से जोड़ोगे तो वो अधिगम उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जल्दी सीख जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत विद्वान में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले जो है बल दिया है? लेविन, स्किनर, हल या कोहलर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत में संबंधित नहीं है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? वर्दीमर, थार्नडाइट, फोक्का या कोहलर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थार्नडाइट। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है थार्नडाइट। बाकी जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित कोई ना कोई सिद्धांत दिए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। क्या आवश्यक है? अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि या ये सभी? तो सीखने के लिए दोस्तों जो है कहा जाए तो इसमें बहुत ही आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसमें दोस्तों ये सभी। ठीक है, तो उसके पास अभ्यास मतलब लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए। तत्परता मतलब दोस्तों तैयार होना चाहिए। अंतर्दृष्टि मतलब खुद से अंतर की दृष्टि से, अर्थात जो है दोस्तों सेल्फ मतलब खुद के उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है तत्व उसमें निहित होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सीखने के लिए निम्न में से जरूरी है? केवल अभ्यास, केवल अनुभूति, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही हो चल चुका होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। बहुप्रतिक्रिया नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। बच्चे में सीखने के लिए आवश्यक नियम क्या है? तत्परता का नियम। वो तैयार रहेगा लड़ने के लिए। मैं तत्पर हूँ किसी से लड़ने के लिए, ऐसा संबंधित। ठीक है, लेकिन लड़ने के लिए किसको? पढ़ाई से। ठीक है, तो मतलब वो पढ़ाई में दोस्तों जब आगे चलता है तो वो क्या है? सीखना। कोई भी अब पढ़ाई नहीं तो सीखने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? तो थॉर्नडाइक के जो नियम है सीखने से संबंधित, उनमें से कौन सा नहीं है? प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसात का नियम। जो 3 नियम दिए हैं दोस्तों जो है ये सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है। तो प्रभावशाली बनाने में क्या है? दंड, पुरस्कार, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ना तो आप दोस्तों सीखने के लिए दंड दीजिए और ना ही पुरस्कार दीजिए। ठीक है, तो ए बी तो बिल्कुल नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीखने के लिए दोस्तों आपने कोई अगर आप सीखने के लिए आप उसको दंड दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। पुरस्कार भी दे रहे हो फिर भी वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों का विद्यालय उपलब्धि में असफल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चा जो है उपलब्धि नहीं कर पाता, असफल हो जाता है। तो अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत, या उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रदर्शन लगातार गिर रहा है दोस्तों तो वो बच्चों में तत्परता की कमी है, तो क्या अनुकूलन वातावरण है, या अभ्यास की कमी है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें जो है तो अभ्यास की कमी है, जिसकी वजह से उनका प्रदर्शन जो है लगातार गिर रहा है। दोस्तों बच्चे अगर तैयार भी होंगे लगातार तो अभी पढ़ करके भूल जाएंगे। ठीक है, अनुकूल वातावरण भी आप सही भी दे रहे हो लेकिन वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस। तो मेन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रैक्टिस। अगर इसके अलावा कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो रिविज़न। ठीक है, उसको ये बोल सकते हैं रिविज़न, अभ्यास। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ते हैं तथा
आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्र से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है? अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, तीसरा वह कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि ये जो अधिगम होता है वो होता है व्यक्तिगत होता है। आपके अगर सीखने की प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है, कई लोगों का आपसे कम होता है, ठीक है। आप जो है बहुत कोई भी चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ आप तो फट से समझ जाओगे, लेकिन आपसे कोई और स्टूडेंट होंगे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको शायद एक बार में ना समझ सकें, ठीक है। तो क्या होता है, अधिगम जो है बहुत अलग अलग तरीके का होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। सॉरी, अलग अलग तरीके का नहीं, अलग अलग स्तर का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धि में सफल होना चाहिए, तो उसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, दूसरा है बच्चों का मार्गदर्शित उचित दिशा में करेंगे, या तीसरा अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो जो अपनी उपलब्धियों में सफलता प्राप्त कर सके। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिए, और इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए TT के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही कम समय है तैयारी करने के लिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स का ट्रिक देखने के लिए दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मैथमेटिक्स का ट्रिक देखिए, ताकि आपका जो है मैथमेटिक्स आसान तरीके से बन जाए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।